और इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें कि इस वक्त श्रीनगर से आ रही है। पुलिस की गिरफ्त में आतंकवादी सहयोगी। लश्कर से 3 आतंकवादी सहयोगी, लश्कर के 3 आतंकवादी सहयोगी गिरफ्तार किए गए हैं। आतंकवादियों के कब्जे से भारी रकम भी बरामद की गई है। ये कार्रवाई नाका चेकिंग के दौरान की गई है। नाका चेकिंग के दौरान ये तमाम आतंकी पकड़े गए हैं, जिनकी तादाद 3 बताई जा रही है। आपको बता दें कि इन तीनों का ताल्लुक लश्कर तैयबा से बताया जा रहा है। ये पुलिस के शिकंजे में उस वक्त आए जब नाका चेकिंग हो रही थी। उसी दरमियान ये तीनों लश्कर तैयबा के आतंकवादी सहयोगी आतंकवादी धार दबोचे गए। आपको बता दें कि पुलिस ने श्रीनगर में आतंकवादी संगठन लश्कर तैयबा के 3 आतंकवादी सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 31,65,200 रुपए की नकद राशि और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है। नौगाम पुलिस स्टेशन की एक पुलिस पार्टी ने क्रॉसिंग पर नियमित जांच के दौरान नाका चेकिंग पार्टी से बचने की कोशिश कर रहे 3 व्यक्तियों को, जो कि संदिग्ध तौर पर लगे, उन्हें रोका और उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई और बड़ी कामयाबी देखी गई। शब्बीर हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। शब्बीर, ये कितने बजे की खबर है और कैसे ये तीनों पुलिस के हत्थे चढ़े? देखिए, ये शाम का मामला है और ये जो इलाका है ये बहुत अहम है, क्योंकि नेशनल हाईवे है, कौमी शाहरा है, जो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा है। और इस इलाके में ये एक्सेस रूट है और बहुत ही अहम इस वजह से भी है कि यहाँ से कानवाई गुजरती है रोज, और यहीं से पूरे इलाके है। और पुलिस को शाम के वक्त में ये क्रिकेट किट में लेके आ रहे थे और इनसे जो आपने जो रकम का जिक्र किया 31,65,200 रुपए जो बरामद हुए हैं, और साथ में जो एलटी के लेटर पैड्स हैं जिनके जरिए जो भी यहाँ पे धमकियां होती हैं या जो दीगर कार्रवाइयां होती हैं इनका इस्तेमाल करते हैं, या किसी से पैसा ऐंठना है तो इनका भी इस्तेमाल होता है जी। ये 3 लोग जो है, ये अभी पुलिस का ये कहना है कि ये फंडिंग के लिए ये पैसा आया था। इनका जो इनका हैंडलर था जी, जो पार्क से अक्सर होते हैं हैंडलर्स, ये पैसा लाया गया था कि जो मिलिटेंट एक्टिविटीज हैं श्रीनगर शहर में उनकी फंडिंग के लिए। तो उसका ताल्लुक पता चल पाया कि इलाके में के रहने वाले है, बताया जाता है कि, और एक जो शख्स है उसका ताल्लुक कुरसू राजबाग से है। इनकी पहचान भी बाकायदा हुई है। उमर आदिल है, गुलाम हसन डार का जो बेटा है, सोइटेंग का है, बिलाल अहमद सिद्दीकी है, इसका ताल्लुक जो कुरसू राजबाग से बताया गया। और सालिक महराज एक और शख्स है, एक और नौजवान है जो ये ऑपरेटिव है इनका, वो उसका ताल्लुक भी सोइटेंग से है। मोटे तौर पे पुलिस का ये कहना है इनसे मोबाइल फोन के अलावा ये जो लेटर पैड्स होते हैं इनका इस्तेमाल अक्सर पैसे ऐंठने में या धमकियां देने में अक्सर इस्तेमाल होता है, या इस तरह की कोई कार्रवाई जो मुश्तहिर करनी होती है, कहीं पे चश्मा करते हैं, वो इनसे बरामद हुए। और मकसद जो पुलिस का अभी तक कहना है, जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, वो ये है कि इनको ये पैसे बड़ी जो रकम मिली थी वो इसलिए कि जो फंडिंग हो रही है, जो टेररिस्ट की फंडिंग होनी है उसके सिलसिले में इस्तेमाल हो रही है अभी। और इन्वेस्टिगेशन इसकी हो रही है कि इनके तार और कहाँ जुड़े हैं और इनके साथ कौन और लोग हैं, वो अभी पता चलना बाकी जी। शब्बीर, क्या शुरुआती तौर पर ये पता चल पाया है कि ये लश्कर के 3 आतंकवादी सहयोगी थे, यानी मुआविन थे, तो ये कब से मदद कर रहे थे? क्या इस ताल्लुक से पुलिस ने कुछ अभी जाहिर किया है? देखिए, अभी इन्वेस्टिगेशंस हैं, जाहिर सी बात है कि ये अकेले तो नहीं होंगे, इनके तार जुड़े होंगे और इन्वेस्टिगेशंस अभी चल रही है। लेकिन जो अभी तक पता चल रहा है कि इनका काम अभी तक शुरुआत में यही है कि ये पैसे ला रहे थे, फंडिंग जमा कर रहे थे, ताकि जो श्रीनगर में मिलिटेंसी एक्टिविटीज है उनको बढ़ावा दिया जा सके। और अभी ये आज के मौके पर और भी ज्यादा अहम है। एक तो मैंने आपको बता दिया कि कहाँ पे गिरफ्तारी हुई है, और दूसरी बात ये कि अभी एक कुछ इतलात ये भी आई थी कि यहाँ पे मिलिटेंट एक्टिविटीज का, क्योंकि 11 फरवरी जो JKLF के एक जमाने के बानी थे मकबूल भट्ट, उनको जब फांसी दी गई थी उसकी भी बरसी है 11 फरवरी को। तो उस मौके पे ये खबरें आ रही थी कुछ जराए से, कुछ रिपोर्ट्स में, कि उस मौके पे मिलिटेंट अपनी मौजूदगी जाहिर कर रहे थे, करने की कोशिश करते हैं हमेशा, और इस बार भी ऐसी खबरें आ रही थी। हो सकता है कि उस सिलसिले में भी
इनके कुछ तार जुड़े हों। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है जी। तो जांच और तहकीकात जारी है। इस ताल्लुक से ज्यादा अपडेट के लिए आपसे रुख करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया शब्बीर। बहरहाल बड़ी कार्रवाई है। पुलिस ने श्रीनगर में ये उसके आसपास ये बड़ी कार्रवाई की है। 3 जो लश्कर तैयबा के सहयोगी थे यानी मुआविन इन्हें कहा जाता है, इन्हें गिरफ्तार किया गया और भारी रकम जो है इनसे बरामद की गई है। 31 लाख रुपए से ज्यादा रकम बरामद की गई है। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं दूसरी खबर की तरफ। तुर्की और सीरिया में सोमवार को आए विनाशकारी भूकंप में मौत का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। अब तक 5000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हजारों लोग घायल हुए हैं। बचाव और राहत का काम जारी है। तुर्की और सीरिया में सोमवार को आए विनाशकारी भूकंप ने भयानक तबाही मचा दी। भूकंप के तेज झटकों ने हजारों लोगों को पल के पल मौत की नींद सुला दिया। हजारों लोग घायल हो गए। सैकड़ों लोग अस्पताल में मौत और जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं, जबकि हजारों अफराद बेबसी के आलम में अभी भी मदद के मुंतजिर हैं। कई शहर आन की आन तहस नहस हो गए। ऊंची ऊंची हजारों इमारतें पल के पल जमींदोज हो गईं। राहत और बचाव कार्य जारी है। जैसे जैसे समय बीत रहा है, मलबे में दबे लोगों के बचने की उम्मीद कम होती जा रही है। तबाही का मंजर इतना भयानक था कि बचाव कार्यकर्ताओं ने जीवित बचे लोगों के रेस्क्यू के लिए नंगे हाथों से ही खुदाई की। ठंड के मौसम ने राहत के कामों और इमरजेंसी सेवाओं को मजीद मुश्किल बना दिया है। मलबे के नीचे फंसे लोगों को निकालने के लिए तलाश अब भी जारी है। तुर्की में लोगों के कई बहुमंजिला अपार्टमेंट पल के पल मलबे के ढेर में तब्दील हो गए। सीरिया में भी कई इमारतें ढह गईं। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब उर्दगान ने बड़े पैमाने पर भूकंप से प्रभावित 10 प्रांतों में 3 महीने की आपात स्थिति की घोषणा कर दी है। तुर्की ने 7 दिन के शोक की घोषणा की है। भारत समेत दुनिया भर के देश पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए हैं। हर संभव मदद के लिए तत्पर है। भारत सरकार ने तुर्की में राहत सामग्री भेजी है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब उर्दगान से फोन पर बात की और हर संभव मदद का यकीन दिलाया। तबाही के इस मंजर के बाद सऊदी अरब, यूएई समेत कई देशों ने भी तुर्की और सीरिया को मदद की पेशकश की। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब उर्दगान के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए सऊदी अरब की ओर से मदद की पेशकश की। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने तुर्की और सीरिया में आए भूकंप में जान गंवाने वाले पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त की। यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने भी जानलेवा भूकंप के बाद सीरिया के राष्ट्रपति बशारुल असद और तुर्की के राष्ट्रपति अर्दवान से फोन पर बात की। साथ ही दोनों देशों के राष्ट्रपति और दोनों देशों के नागरिकों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और सहायता प्रदान करने की पेशकश की। कुवैत के अमीर नवाफ अल सबा ने राष्ट्रपति उर्दगान को एक पत्र लिखकर घायलों के जल्द ही ठीक होने की कामना की और राष्ट्रपति और पीड़ितों के परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। मिस्र के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करते हुए तुर्की और सीरिया के प्रति अपनी संवेदना और एकजुटता का इजहार किया। इसके अलावा सहायता प्रदान करने की पेशकश की गई। फिलिस्तीनी विदेश मंत्रालय ने भी तुर्की और सीरिया के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। इस्लामिक सहयोग संगठन OIC ने भी तुर्की और सीरिया में आए जानलेवा भूकंप पर गहरे शोक का इजहार किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
वहीं भारत की संसद ने तुर्की और सीरिया में हुई मौतों पर शोक और एकजुटता व्यक्त की है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि भारत संकट की इस घड़ी में तुर्की के साथ खड़ा है और हर संभव मदद देने की कोशिश कर रहा है। भारत की ओर से एनडीआरएफ की सर्च और रेस्क्यू टीम तुर्की को भेज दी गई है। Honorable members, as you might be aware, a massive earthquake measuring 7.8 magnitude on Richter scale ripped through the countries of Turkey and Syria on February 6, 2023, followed by a series of earthquakes which caused huge devastation, loss of precious lives, and damage to infrastructure in both the countries. Honorable members, as reported in media, more than 4,000 people have lost their lives and thousands have been injured in both these countries. Many more are still trapped under the rubble, and the toll of lives, unfortunately, is likely to rise. Governments around the world are pledging assistance, deploying search teams, medical squads, and equipment, and offering aid. Our country has promptly on its part sent assistance and NDRF search and rescue teams, especially trained dogs, medical supplies, and other equipments to assist the authorities in those countries. At this hour of pain and grief, we extend our solidarity with the governments and people of Turkey and Syria and family members of the victims affected by the catastrophe, and also hope and pray that the survivors trapped in the rubble are rescued as early as possible and all assistance is given to the injured. I request members to rise in their places and observe silence as a mark of respect to the memory of those who lost their lives in this tragic incident. एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मंगलवार को लोकसभा में अपने भाषण के दौरान केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने अग्निवीर योजना को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हमने लोगों से बात की और उनकी बातें सुनी, अपनी भी बात रखी। हमने यात्रा के दौरान बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों से बात की। राहुल गांधी ने कहा कि हमने जब युवाओं से उनकी नौकरी के बारे में पूछा तो कई ने कहा कि वो बेरोजगार हैं या कैब चलाते हैं। किसानों ने पीएम बीमा योजना के तहत पैसा उन्हें नहीं मिला किसानों को। राहुल गांधी ने ये तमाम बातें आज लोकसभा में कही। राहुल गांधी ने कहा कि सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा है कि अग्निवीर योजना आरएसएस गृह मंत्रालय से आई है, ना कि सेना से। उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना को सेना पर थोपा जा रहा है। इस यात्रा में बहुत कुछ सीखने को मिला और जो जनता की आवाज़, हिंदुस्तान की आवाज़ है, उसको गहराई से सुनने का मौका मिला। किसान आए हजारों, प्रधानमंत्री बीमा योजना की बात की कि हम पैसा भरते हैं, तूफान आता है, आंधी आती है, पैसा गायब हो जाता है। किसानों ने यह भी कहा कि हमारी जमीन छीन ली जाती है, हमें सही रेट नहीं मिलता। जमीन अधिग्रहण बिल जो था वो लागू नहीं होता। आदिवासियों ने कहा, वनवासियों ने नहीं, आदिवासियों ने, कि जो ट्राइबल बिल में हमें दिया जाता था वो आज छीना जा रहा है। तो बहुत सारी चीजें हमको सुनने को मिली, मगर मेन थ्रस्ट अगर मैं कहूं, मेन थ्रस्ट बेरोजगारी, महंगाई और किसान। उसमें एमएसपी थी, उसमें बीज की समस्या थी, किसान बिल की समस्या थी।
अच्छा, अग्निवीर की भी बात की लोगों ने। आपने अभी बोला कि अग्निवीर देश को फायदा पहुंचाएगा, मगर हिंदुस्तान का युवा जो 4 बजे दौड़ता है, आर्मी में भर्ती होने के लिए दौड़ता है, वो आपकी बात से सहमत नहीं है। सीनियर ऑफिसर्स ने कहा कि हमें तो लगता है कि ये जो अग्निवीर योजना है ये आर्मी के अंदर से नहीं आई, ये कहीं और से आई है, ये आरएसएस से आई है, होम मिनिस्ट्री से आई है। ये सीनियर आर्मी के लोगों ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, कि हमें लगता है कि ये आर्मी के ऊपर ये योजना थोपी गई है। लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों को गुरु मंत्र दिए हैं। एंटी इनकम्बेंसी पर भाजपा संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगर आप सब जनता से ठीक से कनेक्ट रहते हैं तो एंटी इनकम्बेंसी नहीं होगी। सांसदों को अपने अपने क्षेत्रों में जाना चाहिए और जनता से कनेक्ट रहना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम बजट पर कहा कि ये अमृतकाल का पहला बजट है, ये बजट सबके लिए है, बजट जन जन तक जाएगा। और इससे पहले कार्यकारिणी की बैठक हुई जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कई बातें रखी। इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि चुनाव के लिए कमर कस लीजिए। प्रधानमंत्री बोले कि लोकसभा चुनाव में केवल 400 दिन अब बचे हैं। दिल्ली के बहुचर्चित श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब पूनावाला का कबूलनामा सामने आया है। दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल की गई चार्जशीट में आफ्ताब के कबूलनामे से कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। इसमें आरोपी ने बताया है कि उसने कैसे श्रद्धा की लाश को टुकड़े किया और टुकड़ों को ठिकाने लगाया। आरोपी ने इसमें बताया है कि उसने लाश के टुकड़ों को पेट्रोल से जलाया और कई हड्डियों को ग्राइंडर में पीसकर उसके पाउडर को सड़क पर फेंका था। दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में बताया है कि आफ्ताब पूनावाला ने श्रद्धा वालकर की हत्या के 3 महीने बाद उसके सिर को ठिकाने लगाया था। कॉग्निजेंस मेरी एब्सेंस में ली गई है, मेरे प्रेजेंस में नहीं ली गई है, लेकिन कॉग्निजेंस जो है वो ले ली गई होगी, क्योंकि कॉग्निजेंस लेने के बाद ही कॉपी सप्लाई करी जाती है। ये एक लॉ है, तो कॉपी अगर सप्लाई कर दी गई है इसका मतलब कॉग्निजेंस ले ली गई है। तो सर अब आगे इस केस में क्या कार्रवाई होगी चार्जशीट के ऊपर? अब चार्जशीट के ऊपर हमारी स्ट्रेटजी, अपनी स्ट्रेटजी हम बनाएंगे, ट्रायल फेस करेंगे। कोर्ट क्या कार्रवाई करेगी? आप तो कमिट करके केस कमिट करके उसके बाद सेशन में भेज दी जाएगी। सेशन में फिर ट्रायल शुरू होगा। अगली कार्रवाई हमारे तरफ से एप्लीकेशन लगने जा रही है। किस चीज़ के लिए सर? वो उसको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, अपने जो सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं वो चाहिए, और इसके अलावा कुछ और चीज़ें चाहिए जिसके लिए मैं एप्लीकेशन लगाऊंगा। जो आप लोगों ने पहले फाइल की थी? नहीं, उसके अलावा और। सर अब क्या नेक्स्ट तारीख है सर इसमें? आप नेक्स्ट तारीख 21 जो है फरवरी। बिहार में अजब गजब की चोरी की वारदातें सामने आती हैं। कभी पुल की चोरी तो कभी मोबाइल टावर तो कभी रेल इंजन के पार्ट्स की चोरी। अब समस्तीपुर रेल मंडल से बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां करीब 2 किलोमीटर लंबी रेल पटरी ही उड़ा ली गई। आरोप है कि बिना ऑक्शन किए आरपीएफ की मिलीभगत से मधुबनी के पंडौल स्टेशन से रेल की पटरी स्क्रैप कारोबारी के हाथों बेच दी गई। बिहार में पुल, मोबाइल टावर के बाद अब रेल पटरी गायब। समस्तीपुर मंडल में 2 किलोमीटर तक पटरी उखाड़ ले गए चोर। बगैर ऑक्शन के स्क्रैप कारोबारी को बेचने का आरोप। आरपीएफ की मिलीभगत के खुलासे के बाद कार्रवाई शुरू। बिहार में कभी पुल तो कभी मोबाइल टावर की चोरी हो जाती है।
लेकिन अब चोरों का एक और कारनामा सामने आया है। करीब 2 किलोमीटर तक रेलवे पटरी ही चोर उखाड़ ले गए हैं। मामला समस्तीपुर रेल मंडल के मधुबनी जिले में स्थित पंडौल स्टेशन से जुड़ा है, जहां रेलवे पटरी गायब होने के खुलासे से हड़कंप मच गया है। रेल मंडल ने आनन फानन में आरपीएफ के 2 कर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। इनमें झंझारपुर आरपीएफ आउटपोस्ट प्रभारी श्रीनिवास और मधुबनी के जमादार मुकेश कुमार सिंह शामिल हैं। अभी हमारे नोटिस में कुछ आया है कि वहां से एक एमजी की कोई लाइन जा रही थी। अब इसकी हम पूरी जांच कर रहे हैं। अभी हम किसी भी डेफिनेट कंक्लूजन पे या आपको इस समय बताने की स्थिति में नहीं है। पूरी हम जांच कर रहे हैं अपने कागजातों की, और वहाँ क्या कोई ले गया है या नहीं ले गया है, कितना मात्रा में ले गया है। हमने कंप्लेंट भी वहाँ पे लिखाया हुआ था जो वहाँ मिली है हमें। तो अभी उसका हम पूरी जांच करने के बाद ही कुछ आपको बता दें। दरअसल समस्तीपुर रेल मंडल के पंडौल स्टेशन से लोहट चीनी मिल तक जाने के लिए रेलवे लाइन बिछाई गई थी। चीनी मिल लंबे समय से बंद होने के बाद इस लाइन को बंद कर दिया गया था। ऐसे में बेकार पड़ी इस पटरी पर स्क्रैप कारोबारियों की टेढ़ी नजर पड़ी और फिर शुरू हुआ आरपीएफ की मिलीभगत से सरकारी संपत्ति को बेचने का खेल। अभी हम ग्राउंड जीरो पर हैं और आपको दिखाना चाहेंगे कि आखिरकार ये पूरा घोटाला कैसे किया गया। ये जो आप पटरी लाइन देख रहे हैं, ये लोहट चीनी मिल से पंडौल स्टेशन तक जाने के लिए बनाया गया था, जिसके मार्फत पंडौल स्टेशन से लोहट चीनी मिल तक जो गन्ना था और जो अन्य सामान फैक्ट्री की हुआ करते थे वो यहाँ से जाता था। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये पटरी जो रेल लाइन बिछाई गई थी, वो रेल लाइन लगभग जो लोहट से पश्चिम की तरफ जो ट्रैक आता है कुछ दूरी तक है, लेकिन इसके बाद आप देखिएगा तो इसको जो है काट दिया गया और काट कर इसका स्क्रैप चोरी कर लेने का आरोप है। पुलिस लोग आए मतलब उस सबको रोक के, उस सब जिस समय में पुलिस लोग आए उस समय में उसका सब चीज लेकर के उस सब भाग गया था। खाली लेबर अथी था, मतलब काटने वाला। वही सुनने में आया है, जो ठेकेदार लोग बोलते थे जो ब्याडा हम लोगों को दिया है पंडौल स्टेशन तक, लेकिन यहाँ के जानकारी के मुताबिक यह रेलवे का चीज है। अब कागज में क्या है वो तो वही लोग बतलावेंगे। देखते ही देखते बगैर ऑक्शन किए करीब 2 किलोमीटर लंबी रेलवे की पटरी को कबाड़ के धंधेबाजों के हाथों बेच डाला गया। कुछ माल पकड़े भी गए, जिसे लेकर दरभंगा आरपीएफ पोस्ट में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। रेल पटरी को बेचने के मामले में आरपीएफ के दोनों कर्मियों की भूमिका सामने आई थी, जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई। लेकिन सवाल खड़े हो रहे हैं कि चीनी मिल बंद होने के बाद बेकार पड़े ट्रैक की निगरानी क्यों नहीं हुई। आरपीएफ की मिलीभगत से रेलवे ट्रैक कैसे गायब किया जाता रहा। अधिकारियों को इतनी बड़ी चोरी की सूचना क्यों नहीं मिली। वैसे पिछले साल समस्तीपुर रेल मंडल के पूर्णिया कोट स्टेशन पर रेल इंजन का स्क्रैप बेचे जाने का मामला सामने आया था। इस मामले में आरपीएफ के दारोगा सहित 8 लोगों पर केस दर्ज किया गया था। कुछ एक पर कार्रवाई हुई, लेकिन रेलवे के ढुलमुल रवैये के चलते स्क्रैप कारोबारियों का मनोबल बढ़ता गया और फिर ये नया घोटाला सामने आया। देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में आगे और क्या कार्रवाई होती है। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश और मधुबनी से विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। फिलहाल इसी के साथ नेशनल न्यूज में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम खबरें। नमस्कार।